जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम इंडियन आर्मी का एक और ओरिजिनल पेपर करेंगे। ये जो ओरिजिनल पेपर है आपका कहाँ है? बैरमपुर का है। कहाँ का है? बैरमपुर का। जैसे आप देख रहे होंगे इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है आपके पास, प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इसको क्या कर दिया मैंने, पीपीटी में कन्वर्ट कर दिया ताकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चन हो वो मैं आपको डिटेल में बता सकूं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके आने वाले आर्मी के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन था, प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका है कहाँ? असम में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब असम से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्या क्या पूछ सकता है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि असम की जो कैपिटल है, कैपिटल किसे बोलते हो? राजधानी। असम की जो राजधानी है वो क्या है? वो दिसपुर है भाई। क्या है? दिसपुर। देखो, राजधानी आपसे पूछ सकता है और सीएम भी पूछ सकता है। और असम के जो सीएम है, मुख्यमंत्री, वो कौन है? वो है आपके हेमंता बिस्वा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, हेमंता बिस्वा। अब असम में दो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो आपके प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्जाम में भी पूछ सकता है। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो जो कौन सा है? कांजीरंगा नेशनल पार्क। कौन सा है? कांजीरंगा नेशनल पार्क। और दूसरा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन सा है? तो तब आप बोल रहे होंगे कि दूसरा है मानस। कौन सा है? मानस। देखो, आपके आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है भाई, इसीलिए मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। दूसरा ऑप्शन था आपके पास मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है, राजधानी है, वो कौन सी है? वो भोपाल है भाई। क्या है? भोपाल। अगर मैं बात करूं यहाँ के सीएम की, तो यहाँ के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। तब आप बोलोगे शिवराज सिंह चौहान। आगे है आपके पास कर्नाटका। कर्नाटका की कैपिटल, तो आप बोलोगे बेंगलुरु। बेंगलुरु। अगर बात की जाए यहाँ के सीएम की, तो यहाँ के सीएम जो है वो है आपके पास बसवराज, बसवराज बोम्बई, बोममई। ठीक है, यहाँ के सीएम है। अब देखो, आपके पास कर्नाटक से एक और क्वेश्चन बनता है कि कर्नाटक में एक नेशनल पार्क है, कौन सा है? तो कर्नाटक में जो है बांदीपुर नेशनल पार्क है। कौन सा है? बांदीपुर नेशनल पार्क। बांदीपुर नेशनल पार्क। ठीक है। और बेंगलुरु से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो भारतीय विज्ञान संस्थान है वो कहाँ स्थित है। तो भारतीय विज्ञान संस्थान जो है आपका कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। क्या है? भारतीय विज्ञान संस्थान। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? ये आपका है बेंगलुरु में। ठीक है। अब रह गया आपका हिमाचल प्रदेश। अगर हिमाचल प्रदेश की कैपिटल की बात करूं तो यहाँ की राजधानी क्या है? तो आप बोल रहे होंगे शिमला। यहाँ की राजधानी क्या है? शिमला। और जो यहाँ के सीएम है, जो यहाँ आपके सीएम है वो कौन है? जयराम ठाकुर। कौन है? जयराम ठाकुर। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में क्या है भाई? तो आप बोल रहे होंगे हिमाचल प्रदेश में जो है रोहतांग पास है। कौन सा पास है? रोहतांग पास। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं भाई। आगे आपके पास मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक किसे कहा गया है? तो वो कहा गया है कार्ल मार्क्स को। किसे कहा गया है? कार्ल मार्क्स को। देखो, मैं वही चीज कराऊंगा जो आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट होगा और पूछे जा सकते हैं। सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार पदक कौन सा है? तो इंपॉर्टेंट 3 स्टार डाल देना भाई, पता नहीं कितनी बार आ गया है, तो ये घुमाने के लिए आता है। तो ये जो है वो परमवीर चक्र है। ठीक है, नॉन मिलिट्री गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है? परमवीर चक्र। तीसरा है आपके पास हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? अब देखो, डिटेल में पढ़ने का यही फायदा होता है। अभी मैंने आपको बताया हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, तो आप बोलोगे हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। ठीक है। और यहाँ के जो सीएम है, यहाँ के जो सीएम है वो कौन है? जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर। और हिमाचल प्रदेश में क्या है? रोहतांग पास है। देखो, इसमें देहरादून भी है। देहरादून क्या है? अपने उत्तराखंड की राजधानी है भाई, देहरादून। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि उत्तराखंड के जो सीएम है वो कौन है। आगे है, मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा गया? तो ये कहा गया बाल गंगाधर तिलक जी ने। क्या किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक जी ने।
आगे, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका दुबई में स्थित है। कहाँ है? दुबई में। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? मैंने अभी आगे बताया ना, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? ये बेंगलुरु में है। ठीक है, और बेंगलुरु किसकी कैपिटल है? तो कर्नाटक की कैपिटल है भाई। पानीपत की लड़ाई में मराठा ने किसको पराजित किया था? तो पानीपत की तृतीय लड़ाई थी। कौन सी थी? ये तृतीय लड़ाई। ठीक है, तो देखो, पानीपत की जो तृतीय युद्ध हुआ था वो किसके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। अगर तृतीय युद्ध की बात करेगा तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी वो हुई थी आपकी 1761 में। कब हुई थी? 1761 में। और किस किस के मध्य हुई थी? तो ये हुई थी अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। किसके बीच? और मराठा के बीच। ठीक है, और इसमें जो जीता था वो कौन जीता था? अहमद शाह अब्दाली जीता था। कौन जीता था? अहमद शाह अब्दाली। अगर मैं प्रथम युद्ध की बात करूं, पानीपत का फर्स्ट बैटल, अगर मैं पानीपत की प्रथम युद्ध की बात करूं तो प्रथम युद्ध हुआ था 1526। कब हुआ था? 1526। अगर मैं बात करूं किस किस के बीच हुआ, तो तब आप बोल रहे होंगे कि ये इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। किसके बीच हुआ था? और बाबर के बीच। अगर इसमें विजेता की बात की जाए, अगर इसमें विजेता की बात की जाए, विनर की बात की जाए, तो इसमें जो विनर था आपको पता ही होगा कौन रहा होगा? बाबर रहा होगा। कौन? बाबर। ठीक है, अगर मैं बात करूं पानीपत का द्वितीय युद्ध, भाई पूछता है भाई, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, तो जो द्वितीय युद्ध हुआ था ये हुआ था 1556 में। कब हुआ था? 1556 में। ये अकबर और हेमू के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच। ये तीनों युद्ध आपको पता होने चाहिए क्योंकि ये काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर विनर की बात की जाए, विजेता कौन था इसमें? तो विजेता था अकबर। ठीक है, वो ऐड तो देखा होगा आपने, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर। तो ये तीनों युद्ध आपको पता होने चाहिए। रामायण ग्रंथ किसने लिखी है? तो रामायण जो है किसने लिखी है? वाल्मीकि ने लिखी है। ठीक है, अगर मैं कालिदास की बात करूं तो कालिदास मेघदूत के लेखक है। मेघदूत। ठीक है, अगर मैं वेद व्यास की बात करूं तो वेद व्यास ने एक इंपॉर्टेंट पुस्तक लिखी है, महाभारत। क्या लिखी है इन्होंने? महाभारत। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि महाभारत का जो है पुराना नाम, महाभारत का पुराना नाम, तो तब आप आंसर दे रहे होंगे कि महाभारत का जो पुराना नाम है वो क्या है? जय संहिता। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है भाई। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए महाभारत का पुराना नाम जय संहिता। आगे है, भारतीय राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करता है आपका कौन? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले, सबसे पहले तो भारत का सबसे प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में आता है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो तब आप बोलोगे कि राष्ट्रपति होता है। दूसरा, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? वो भी कौन होता है? राष्ट्रपति। आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष राष्ट्रपति। और एक दो इंपॉर्टेंट, एक दो लाइन इंपॉर्टेंट, जो आपके प्रथम प्रथम राष्ट्रपति थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपके आर्मी जीडी 2018 में पूछा गया था कि प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। काफी विद्यार्थी से गलत करके आए थे भाई, तो आपको पता होना चाहिए प्रथम महिला राष्ट्रपति जो थी वो प्रतिभा देवी पाटिल थी। कौन थी? प्रतिभा देवी पाटिल। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता होगा कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आयु सीमा की बात करें तो 35 वर्ष होनी चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो बेसिक चीजें हैं। आगे है, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा कौन सा एक ऐसा एशियाई देश है जहाँ की मुद्रा रुपया है? तो देख के ही पता चल गया होगा आपको, नेपाली, नेपाल। ठीक है, यहाँ क्या चलता है? नेपाली रुपया चलता है। क्या चलता है? नेपाली रुपया। आगे चलते हैं,
आगे है प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की थी? तो सारे जहां से अच्छा की रचना की थी मोहम्मद इकबाल ने। किसने की थी? मोहम्मद इकबाल। बी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। आगे है भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की। किसने की? बाबर ने। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क में। कहाँ स्थित है? कोणार्क में। आगे आपके पास रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन किस जटिल प्रोटीन के कारण संपन्न होता है? देखो ये जो आगे क्वेश्चन है आपके पास साइंस के, ठीक है, 15 क्वेश्चन 16 से 30 तक। तो जो रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन होता है वो किसके कारण? लोहा के कारण। ठीक है, आपको दो तीन चीजें पता होनी चाहिए। अगर लोहा ब्लड की बात की गई तो ब्लड, ब्लड की खोज किसने की थी? तो ब्लड की खोज की थी कॉल लैंडस्टीनर ने। ठीक है, किसने की थी? कॉल लैंडस्टीनर। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आगे है निम्न में से कौन सी गैस उत्कर्ष गैस नहीं है? तो ऑक्सीजन जो है उत्कर्ष गैस नहीं है। देखो आपके उत्कर्ष गैस की बात की जाए, अगर नोवल गैस की बात की जाए तो नोवल गैस आपके पास 6 होती है। अगर आपसे पूछे कि नोवल गैस कितनी होती है तो तब आप आंसर दोगे कि नोवल गैस होती है आपके पास 6। कौन कौन सी होती है लिख लेते हैं भाई। सबसे पहले आपके पास होती है हीलियम। हीलियम जिसका संकेत होता है He। ठीक है, दूसरी आपके पास होती है नियॉन। ठीक है, NeON, नियॉन, Ne जिसे बोलते हैं। तीसरी आपके पास होती है ऑर्गन, Ar। चौथी आपके पास होती है क्रिप्टॉन, KRYPTON, क्रिप्टॉन। आगे आपके पास जिनॉन, एक्सिस का सिंबल होता है, और लास्ट होती है रेडॉन। ठीक है, तो ये सब आपको पता होनी चाहिए। ये 6 होती है। आपके एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है भाई नोबल गैस के बारे में। किस विटामिन से हड्डियों को मजबूती मिलती है? तो विटामिन डी से। विटामिन डी आपने देखा होगा कि जब आप छोटे बच्चे रहे होंगे तो आपकी बॉडी की तेल मालिश की जाती है, ठीक है, डाबर लाल तेल से अच्छी तरह से, धूप में की जाती है, इसीलिए की जाती है कि आपको अच्छी तरह से क्या मिले? विटामिन डी मिले, और आपको शक्ति मिले कि आप क्या फौज में भर्ती हो सको। ठीक है, आगे है निम्न में से सबसे भारी किरण, भारी कण था, सॉरी, कण कौन सा है? तो सबसे जो भारी कण है वो है आपका कौन सा? अल्फा कण। कौन सा है? अल्फा। ठीक कर देना भाई, ये अल्फा कण है। ठीक है, बीसीजी के टीके का उपयोग किसके रोकथाम के लिए किया जाता है? तो ट्यूबरक्लोसिस, टीवी। ठीक है, तपेदिक के रोकथाम के लिए। हास्य गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो हास्य गैस होती है आपकी नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है N2। और आपके पास एक और पूछता है कि हैवी वाटर, हैवी वाटर जिसे आप बोलते हो भारी जल, भारी जल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड, D2। क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। आगे आपके पास निम्न में से कौन सी धातु को लोहे के साथ प्रयोग करने पर स्टेनलेस स्टील बनता है? तो वो किसको? क्रोमियम को। सी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। आकाशीय पिंडों को देखने के लिए कौन से यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? तो वो लाया जाता है टेलीस्कोप। अगर यही वो क्वेश्चन पूछ देता कि टेलीस्कोप की खोज किसने की थी, तो तब आप आंसर दे रहे होते कि टेलीस्कोप की खोज जो है गैलीलियो ने की थी। किसने की थी? गैलीलियो ने। चलिए, आगे कह रहा है आपके पास मनुष्य के शरीर में किस अंग में रक्त को शुद्ध किया जाता है? तो रक्त जो है आपका किडनी में प्योर प्योर होते हैं। कहाँ होते हैं? गुर्दे। प्योरीफाई कहाँ होते हैं? गुर्दों में। पीतल जो है ब्रास जिसे बोलते हैं, तो ब्रास किस किस को मिलाकर बनता है? तो ब्रास मिलता है कॉपर और जिंक को मिलाकर, कॉपर और जिंक को मिलाकर। लेड पेंसिल बनाने में प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो लेड पेंसिल जो है उसमें ग्रेफाइट। क्या होता है? ग्रेफाइट। मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? काफी विद्यार्थी इस क्वेश्चन को गलत करके आए। जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है वो एटॉमिक वेट पर, ठीक है, परमाणु भार पर, ठीक है, किस पर? परमाणु भार पर आधारित है भाई। बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे है आपके पास निम्न में से कौन सा बायोगैस का प्रमुख घटक है? तो बायोगैस का प्रमुख घटक है मीथेन।
अगर मीथेन का फॉर्मूला बोला जाए तो मीथेन को CH4, क्या मीथेन क्या होता है, CH4। संतरे में विटामिन, कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो जब भी आपके पास खट्टे फल की बात की जाए तो आंख बंद करके विटामिन सी, विटामिन सी। अगर मैं बात करूं कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो देखो एक सिंपल सी ट्रिक होती है, रथ एक ट्रॉफी, ठीक है। ये क्या है, ये केमिकल नेम को याद करने की ट्रिक है, रासायनिक नाम। यहाँ पे लिख दिया ABCDE, और जैसे ए की बात की तो रा से होता है रेटिनॉल, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, बी का थायमीन, ए का एस्कॉर्बिक अम्ल, डी का कैल्सीफिरॉल, ई का टोकोफिरॉल, के का फिनोक्विनॉल। तो बहुत आसानी से आप इसे उंगलियों में याद कर सकते हो, तो काफी आसान बन जाता है हमें ट्रिक से याद करना। तो आपको पता होना चाहिए ट्रिक, सी का रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, तब आप आंसर दे रहे होंगे कि विटामिन सी का रासायनिक नाम जो होता है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। आगे आपके पास मैथ का पोर्शन था, ठीक है। मैथ्स के 15 क्वेश्चन थे आपके पास। क्वेश्चन सबसे पहला कह रहा है कि 18,440 रुपए पर 15% वार्षिक दर पर 4 साल का साधारण ब्याज क्या होगा? तो आप सभी को पता होगा कि साधारण ब्याज का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन 100। मूलधन कितना है, 18,440, 18,440। समय आपके पास दे रखा है कितना, 4 वर्ष, और 15 दर है, बाय 100 कर रहे होंगे, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो, 5×3 = 15, 5×2 = 10, 2×2 = 4, ठीक है। अब इसके आगे आप कैसे करते, बहुत आसान से कैलकुलेट, टाइम बचा के देता तो आप करते इंटू 3×2 = 6, 6 की मल्टीप्लाई कर देते। अब देखो आपको क्या चाहिए, 6×4 = 24, तो मतलब लास्ट का नंबर क्या होगा, 4 होगा। तो लास्ट में 4 है कहीं, 5 है यहाँ, 0 4, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 4 किसके लास्ट में दिखा, सी के लास्ट में, तो 4 इज द करेक्ट आंसर। मैं आपको निकाल के भी बता देता हूँ, ये शॉर्ट तरीका है जो आपको टाइम बचा के दे, कि आपने यूनिट का नंबर देखा, सीधा आंसर निकाल दिया। 6×4 = 24 कैरी 2, 6×24 और 2 26 कैरी 2, 8×6 = 48 और 2 50 कैरी 5, 6 कम 6 और 5 11, 11×0 = 64, यही तो आया। तो डायरेक्ट करने में फायदा है, क्यों, क्योंकि आपको ये टाइम बचा के देगा। आगे है, एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 28 दर्जन केले की आवश्यकता होती है, तो 47 दिनों के लिए कितने किलो की आवश्यकता होगी? मैंने ये आपको मैथमेटिक्स में बिल्कुल डिटेल में भी पढ़ाया है, पिछले क्वेश्चनों में भी पढ़ाया है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने बार बार पढ़ा है और ये रिपीट भी होता है। अब देखो एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 28 दर्जन के लिए, अब एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो आप बोलोगे एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन के लिए जो है, 7 दिन के लिए कितने, 28 दर्जन के लिए, कितने, 28 दर्जन के लिए। एक दिन के लिए कितने दर्जन होंगे? तो आप बोलोगे एक दिन के लिए जो है 28/7, तो एक दिन के लिए 4 दर्जन केले होंगे, 4 दर्जन केले होंगे। एक दिन के लिए कितने केले होंगे, 4 दर्जन केले होंगे, ठीक है। आगे कह रहा है कि एक सप्ताह में 28 दर्जन किलो की, तो 47 दिनों के लिए कितने किलो की आवश्यकता होगी, कितने दिनों के लिए, 27 दिनों के लिए। अब देखो 4 दर्जन केले, अब एक दर्जन में 12 केले, एक दर्जन में 12 केले, एक दर्जन में 12 केले, तो 4 दर्जन में कितने केले, तो आप बोलेंगे 12×4 = 48 केले, कितने केले, 48 केले। अब 48 केले जो 47 दिनों के लिए कितने आवश्यकता होगी, तो 48 केले 47 दिनों के लिए, मल्टीप्लाई करो, 7×8 = 56, 6 है कहीं, 6, एक यहाँ है एक यहाँ है, दोनों वैल्यू बड़ी है तो बड़ा वाला आंसर होगा, ठीक है। आप करके लिख सकते हो, 48×47, 8×7 = 56 कैरी 5, 7×4 = 28, 8×4 = 32, ठीक है। 8 और 2 = 10 और 5 = 15 कैरी 1, 3 और 2 = 5 और 1 = 6, 65 कैरी 6, 4×4 = 16 और 4 = 22, 22×56 वही आया, ठीक है। क्योंकि दोनों 48 और 47 थे, तो मतलब 1600 से तो ऊपर ही होगा, आप 40×40 करते तो 1600 से ऊपर होगा।
लमसम लमसम हमने लगा दिया कि 2256, और लास्ट का अंक हमने देखा कि कितना, 8 सते 56, 6 होना चाहिए, तो ऑप्शन डी ही करेक्ट आंसर होगा। आप इस तरह से भी कर सकते हो। आगे कह रहा है 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है, तो 12 लड़कों की औसत आयु कितनी है? औसत आयु जो है वो 10 वर्ष है। तो 12 लड़कों की औसत आयु का योग कितना हो जाएगा? तो आप बोल रहे होंगे ये हो जाएगा 12 इंटू 10। किससे? फॉर्मूले से, 12 दशा की 120। कितना हो गया? 12 दशा की 120। इनमें से 11 लड़कों की औसत आयु, 12 में से 11 लड़कों की औसत आयु उसने दे रखी है 9 वर्ष है। कितनी वर्ष है? 9 वर्ष। तो इनका 9 वर्ष का योग कितना हो जाएगा? 11 नमे, ये हो जाएगा आपके पास 99। ठीक है। अब आप मुझे बताओ, ये 12 लड़कों की औसत आयु, ये 11 लड़कों की औसत आयु, अगर मैं 12 में से 11 लड़कों की औसत आयु घटाऊंगा तो मेरे पास एक लड़के की बचेगी, जो कौन सा लड़का होगा? 12वां। तो मैं अगर 120 में से 99 माइनस करूंगा तो मेरे पे 12 लड़के की औसत आयु आ जाएगी। तो करो, 10 में से 9 गया 1, ठीक है, 11 में से 9 गया 2, तो वो कितनी आ गई आपके पास? 21 वर्ष आ गए। अगर जिसको समझ में नहीं आया तो वो रिपीट कर सकता है वीडियो को। ठीक है। एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है, तो उसका परिमाप ज्ञात करो। तो देखो, ये जो मेंसुरेशन क्षेत्र मिति है, ये क्षेत्र मिति पूरा डिपेंड है फॉर्मूले पर, और आपको इसकी बेसिक अप्रोच पता होनी चाहिए कि बेसिक क्या है इसका। तो देखो, आयत का जो परिमाप होता है, आयत का, अगर आपको इसमें फॉर्मूले नहीं पता तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते भाई, आप क्वेश्चन को टच भी नहीं कर सकते। आयत का जो परिमाप होता है 2l+b, ठीक है, लेंथ इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो आपके पास लंबाई और चौड़ाई कितनी दे रखी है? 30 और 20। तो यहां से आप देख रहे होंगे 30 और 20 का योग 50 हो गया। ठीक है, और 50 दूनी 100, 100 क्या आ जाएगा आपके पास? मीटर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखो, सारा खेल इसमें फॉर्मूले का है। अगर आपको इसमें परिमाप का, आयत का परिमाप का फॉर्मूला नहीं पता होता तो आप इसे नहीं निकाल सकते। आगे है 2197 का घनमूल क्या होता है। देखो, घनमूल की मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है। तो घनमूल में क्या होता है, क्यूब होता है तो 3 भागों में तोड़ना पड़ता है और साथ देखना पड़ता है कि किसके लास्ट में आता है। जैसे 1 का क्यूब 1 होता है, ठीक है, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 3 3 9 3 27, तो ये नंबर देखना होता है। तो ये आ गया हमारे पास 3 में, ठीक है। और 2 को देखना ये किसके क्यूब के आसपास आता है, तो आप बोलोगे 1 के क्यूब के पास आता है। किसके? 1 के, तो ये 13 का क्यूब है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने पूरा डिटेल वीडियो बनाया है, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का, आप वो भी देख सकते हो, आपको काफी आसानी होगी इसे करने में। आगे आपके पास कि 12, 15, 18 तथा 21 का HCF ज्ञात करो। HCF बोला है, ठीक है। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो हाईएस्ट हो, कॉमन हो, ऐसा आपको फैक्टर गुणा चाहिए। 12, 15, 18 और 21, ये 4 नंबर थे, तो आप सबसे पहले 2 से करते हो। किससे करते हो? 2 से। सबसे पहले मैंने क्या किया, 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3। यहाँ 2 से जाएगा नहीं, 3 5 15, 5 1 5, 3 6, ओ सॉरी, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, 3 7 21, 7 1 7। तो आप देख रहे होंगे यहाँ सिर्फ एक ही नंबर जो है आपको कॉमन लग रहा होगा, ये 3 3 3 और 3। बाकी कोई ऐसा नंबर है जो आपको कॉमन लग रहा है? नहीं। तो आप बोलोगे इसका जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो होगा आपका 3। आगे है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 17 से विभाजित हो जाती है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 17 से विभाजित होती है वो होती है आपकी 99994। ठीक है, आपको इसके लिए 17 का पूरा पहाड़ा आना चाहिए। अगर आपको 17 की टेबल नहीं आती है तो आप इसे नहीं कर सकते हो भाई। और ये क्वेश्चन एज इट इज ऐसे ही पूछा जाता है। अगर आपको 17 की टेबल नहीं भी आती है तो इसका आंसर याद कर लो, ये एज इट इज ऐसे ही आता है। ठीक है, चलो, एक पानी की टंकी को दूसरे पाइप से 3 गुना पहले भर लेता है। यदि दोनों पाइप
खाली टंकी को 30 मिनट में भरते हैं तो धीरे वाले पाइप कितने देर में भरेगा। अब ये देखो, इसमें जो पूरा फंडा लगता है समय और कार्य, टाइम एंड वर्क का। टाइम एंड वर्क मैंने आपको डिटेल में बता रखा है, तो टाइम एंड वर्क से मैं आपको इसे बता देता हूँ। देखो, आपके पास टाइम बराबर होता है, समय बराबर होता है टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी, कार्य क्षमता। ठीक है। अब आपको कह रहा है कि एक पाइप एक टंकी को दूसरे पाइप से 3 गुना तेजी से भरता है। मैंने बोला एक पाइप है ए और एक पाइप है बी। ठीक है, एक की गति से भर रहा है तो दूसरा 3 गुना 3 की गति से भरेगा, ये इफिशियंसी आ गई। ठीक है, इस इफिशियंसी से ये क्या है, भरता है या काम करता है, ये सोच लो। ठीक है। अब आपको पहले पूरा काम निकालना पड़ेगा कि टंकी में पूरा पानी भरना कितना है। टंकी में पानी है कितना, उसके लिए आपको टाइम इंटू इफिशियंसी करना पड़ेगा। टाइम इंटू इफिशियंसी, तभी तो आपके पास टोटल वर्क आएगा। टाइम, समय, इफिशियंसी, कार्य क्षमता। टाइम कितना है आपके पास, आप बोल रहे होंगे टाइम है आपके पास 3 और 1, सॉरी, टाइम है आपके पास 30 मिनट। टाइम कितना है 30 मिनट, और इफिशियंसी कितनी है 3 और 1 4, 4 की इफिशियंसी, तो मतलब 4×3 = 12, 120 आपके पास टोटल वर्क आ गया। या आप ऐसा भी कह सकते हो, आपको 120 लीटर की टंकी भरनी है। ठीक है। अब उसने बोला कि धीरे वाला पाइप टंकी कितने देर में भरेगा, तो धीरे वाले की इफिशियंसी कितनी है 1, टोटल वर्क आपने निकाला 120, धीरे वाले की इफिशियंसी 1, तो 120/1 कितना हो जाएगा 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब कितना होता है 60 मिनट का 1 घंटा, तो 120 मिनट का 2 घंटे, 2 आवर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे आपके पास क्वेश्चन कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। वन साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल मेजर 12 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज होता क्या है। तो समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, उसे समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। ठीक है, जैसे आप इसमें देख रहे होंगे कि प्रत्येक कोण जो है समबाहु त्रिभुज का वो 60 डिग्री का होता है, और तीनों कोण क्या होने चाहिए इसमें बराबर, आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे तीनों कोण क्या है, बराबर है। तो इसकी एक भुजा दे रखी है, एक साइड दे रखी है आपको कितनी 12 सेंटीमीटर, एक साइड कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर, और आपसे कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वो क्या होता है, वो होता है आपके पास √3/4 a²। अब a² का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या का 2 बार मल्टीप्लाई तो स्क्वायर होता है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ √3/4 a × a। ठीक है, और a की वैल्यू 12 है, तो यहां से आप कह रहे होंगे √3/4 12 × 12, तो 4×3 = 12, अब 12×2 = 24, 12×3 = 36, तो ये आ जाएगा 36√3 सेंटीमीटर। आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आ गई। आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है कि समबाहु त्रिभुज को क्या कहा जाता है। तो समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होते हैं जिनकी तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। आगे आपके पास क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 8, 10, 15, 16 एंड 20। तो एलसीएम होता क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, गुणज। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा मैंने 8, फिर 10, 15, 16 और 20, इनका आपको क्या निकालना है, एलसीएम। तो सबसे पहले 2 से कर रहे होंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 15 में जाता नहीं एज इट इज, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, फिर 2 से किया, 2 2 ज़ा 4, 5 एज इट इज, 15 एज इट इज, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, फिर आप 2 से करोगे, 2 1 ज़ा 2, 5 एज इट इज, 15 एज इट इज, 2 2 ज़ा 4, 5 एज इट इज। अब आपने फिर 2 से किया, 2 1 ज़ा 2, 5 एज इट इज, 15 एज इट इज, 2 1 ज़ा 2, 5 एज इट इज। फिर अगला नंबर 3 से किया आपने, 3 1 ज़ा 3, 5 एज इट इज, 3 5 ज़ा 15, 1 और 5। फिर आप 5 से करोगे तो 5 एकम 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 एकम, तो आप इसका क्या निकालो, एलसीएम निकालो। तो एलसीएम क्या, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 3 48। अब 48 पंजे आपको करना है, तो 8 पंज कितना होता है 40, 5 को 20 और 4 24,
तो 240 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 240 आपका आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक काम को ए 10 दिन में करता है, सॉरी राम एक काम को 10 दिन में करता है। तो राम कितने दिन में कर रहा है, तो आप बोल रहे हो राम 10 दिन में कर रहा है। और जो मोहन है 15 दिन में कर रहा है। मोहन को कितना समय लग रहा है, 15 दिन में कर रहा है। ठीक है, दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो एक आपके पास बेसिक अप्रोच होती है, ठीक है, कि इन दोनों का क्या ले लिया जाता है, एलसीएम ले लिया जाता है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, तो आप बोलोगे 30। 30 आपके पास होता है टोटल वर्क, पूरा कार्य जो आपने किससे कराना है, राम और मोहन से। ठीक है, अब इनकी कार्य क्षमता भी निकालनी होती है कि राम एक दिन में कितना काम करता है। ठीक है, अब राम जो है 10 दिन में 30 काम कर रहा है, तो एक दिन में 3 काम कर रहा होगा। ठीक है, 10 तियां 30, तो एक दिन का काम 3 वर्क पर डे जो है राम कर रहा होगा। ये इसकी इफिशियंसी आ गई, या कार्य क्षमता आ गई। ऐसे मोहन 15 दिन में 30 काम कर रहा है, तो एक दिन में 2 काम करेगा। 15 दूनी 30, 2 वर्क पर डे जो है मोहन की इफिशियंसी आ गई। तो राम प्लस मोहन की इफिशियंसी कितनी आ गई, तो आप कह रहे होंगे 3 और 2 5 इनकी इफिशियंसी आ गई। टोटल काम था 30 और कितने की इफिशियंसी से कर रहे हैं, 5 की। तो कितने दिन में, 6 दिन में आपका काम समाप्त हो जाएगा। जब भी आपके पास क्वेश्चन पूछे कि a प्लस बी कितने दिन में काम पूरा कर देंगे, a प्लस बी कितने दिन में काम पूरा कर देंगे, तो आपको सिंपल एक शॉर्ट ट्रिक लगानी है, d1 इंटू डी टू अपॉन d1 प्लस d2। अब देखो d1 कितना है आपके पास, 10 है, d2 कितना है, 15 है। ठीक है, और 10 प्लस 15, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 150 आ गया और ये 25 आ गया, और 25 छक्के कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे आपके पास कह रहा है कि पुरुष, एक गांव में पुरुष और महिलाओं का अनुपात 5:3 है। यदि गांव में 800 पुरुष हो तो महिलाओं की संख्या ज्ञात करो। तो आपके पास मेल कितने हैं, मेल जो आप हो और फीमेल जो आपकी गर्लफ्रेंड है। मेल है आपके पास 5 और फीमेल है आपके पास 3। अब गांव में 800 पुरुष दे रखे हैं, अब पुरुष एक्चुअल में कितने, 5 हैं। तो आप सिंपल बोल देते कि 5 यूनिट, 5 पुरुष जो है वो कितने को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 800 मेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 800 मेल को, क्योंकि दोनों क्या है, ये भी मेल है और ये भी क्या है, मेल है। तो एक यूनिट जो है वो कितने को रिप्रेजेंट करेगा, तो आप बोल रहे होंगे कि 800/5। तो 5 एकम 5, 3 बच गया 30, 5 के 30। ठीक है, तो एक यूनिट जो है 160 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो महिला कितनी थी, तो महिला 3 यूनिट थी, तो एक यूनिट की वैल्यू 160 आ गई, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 160 इंटू 3, तो 16×3=48। आप बोल रहे होंगे कितना आ गया, 480। ऑप्शन बी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 10%, 20% और 30% के क्रमागत छूट पर एकल छूट क्या ज्ञात करो। तो देखो, एक होता है आपके पास डिस्काउंट और एक होता है सक्सेसिव डिस्काउंट। तो ये है आपके पास सक्सेसिव डिस्काउंट, मतलब क्रमागत डिस्काउंट, एक के बाद एक डिस्काउंट। तो मैं बिल्कुल सिंपल वे में समझाता हूँ। कोई चीज़ आपने बोला 100 रुपये की है या 100% है, उसमें 10 का डिस्काउंट दिया तो चीज़ कितने की, 90 की। चीज़ कितने की, 90 की। फिर आपको 20% का डिस्काउंट दिया तो चीज़ कितने की, तो आप बोलोगे चीज़ 80 की। ठीक है, फिर आपको 30% का डिस्काउंट दिया तो चीज़ कितने की, 70 की। ठीक है, यही तो 3 डिस्काउंट दिए। तो आप देखो, 1 0 से 1 0, 1 से 1, 1 से 1। ठीक है, और आपने चीज़ क्या मानी है, 100 मानी है। ठीक है, क्या मानी है, 100, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब आप इन्हें मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि 8 9 72, 8 9 कितना, 72, और 72 इंटू 7, 7 दूनी 14, कैरी 1, 7 7 49 सर 1 50, 50। अब ये पूरा सॉल्व करके आपके पास आया 504/10। अब नीचे से अगर जीरो हटेगा तो ऊपर क्या लगेगा, दशमलव लगेगा। ठीक है, ये आ गया 50.4। तो कोई चीज आपने 100 की मानी थी और आपको मिल रही है वो 50.4 की, तो आपको कितने का डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप बोल रहे होंगे कि 10 में से 4 गए 6,
0.9 एज इट इज, और यहाँ कितना बच गया, यहाँ 9, 5, 9 में से 5 गए 4, तो वो आपको डिस्काउंट मिल रहा होगा 49.6 का, 49.6 का। एक तरीका तो ये है, आपके पास इस तरह से कर सकते हो, एक फॉर्मूला भी है कई तरीके से करने के, पर सबसे बेस्ट तरीका मुझे यही लगा तो मैंने आपको यही बताया। आगे कह रहा है, देखो टाइपराइटर ने कुछ क्वेश्चन टाइप नहीं किया तो दिक्कत हो गई, तो पेपर तो कराना ही था, ठीक है। एक गोले की त्रिज्या, क्योंकि आप हमारे पेड स्टूडेंट हो तो पेड में तो हमें कराना ही पड़ता है सब चीजें, तो ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। स्पेयर की जो रेडियस है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता होना चाहिए। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये होता है आपके पास कितना, 4 पाई r स्क्वायर। आर की वैल्यू आपको दी है, पाई आपको पता है 22/7 होता है, आर आपको पता है 7 है, तो 7 से 7 कैंसिल, ठीक है। अब क्या, 7 चौको 28 इंटू 22, 8 दूनी 16, 16 है कहीं, 16 6 सब जगह है भाई, तो आपको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, तो कर दो भाई 28 इंटू 22, ठीक है। 8 दूनी 16, कैरी 1, 8 दूनी 16, ठीक है, और 2 दूनी 4, 6 और 4 10 और 1 11, कैरी 1, 2 और 2 4, 16 4 20 और 1 21, कैरी 2, ठीक है। 2 और 2 4 और 2 6, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किन्हीं दो संख्याओं का कुल योग 25 है और उनका अंतर 13 है। मतलब दो संख्याएं मैंने मान ली x और y, इनका जो योग है वो कितना है, 25 है, और इनका जो अंतर है वो 13 है। तो x माइनस वाई बराबर कितना है आपके पास, 13 है, ठीक है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात करो। तो सिंपल सा है, y से इनको जोड़ने पर y से y कैंसिल, x और x 2x हो जाएगा, इक्वल टू इनको जोड़ होंगे 5 और 3 8, 2 और 1 3, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 38/2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 2 नमे 18, ठीक है। x की वैल्यू 19 आ गई, तो y की निकाल लोगे, तो देखो इस इक्वेशन से निकाल लो, ठीक है। x की वैल्यू 19 आ गई, प्लस y इक्वल टू 25, तो y बराबर 25 माइनस 19, तो 25 माइनस 19 कर रहे होंगे तो 15 में से 9 गया, आपका बच्चा कितना, 6, तो y की वैल्यू 6 आ गई, 19 और 6, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। या तो आप इस तरह से भी कर सकते थे, आप इस तरह से इस चीज को देख सकते थे। देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो 25 आएगा, ठीक है, पर इन दोनों का अंतर कितना है, वो 13 नहीं आ रहा है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो 25 आएगा, और इन दोनों का अंतर क्या आ रहा है, 13, तो यही सही होगा। इन दोनों को जोड़ोगे 25 आ रहा है, पर इन दोनों का अंतर 1 है, तो ये भी नहीं हो सकता। इन दोनों का अंतर जो है कितना आ रहा है, इनका अंतर 13 आ रहा है, पर इनका योग क्या है, 25 नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी इसे कर सकते थे। आगे आपके पास था क्या, रीजनिंग के 4 क्वेश्चन। आपसे कह रहा है कि डी के वाई, क्या, डी के वाई, यहाँ पे सुंदर सुंदर लिख लेते हैं जैसे आप हो, डी के वाई एफ जे डब्ल्यू और एच आई यू और जे एच एस, और पूछ रहा है आगे क्या होगा। तो सबसे पहले अगर मैं बेसिक अप्रोच में जाऊं तो सबसे पहले मुझे नंबर याद होने चाहिए। डी होता है 4, ठीक है, के होता है 11 और वाई होता है 25, एफ होता है 6, जे होता है 10, डब्ल्यू 23, यू वी डब्ल्यू एच 8, आई 9, यू 21, जे 10, एच 8, एस 19। तो अब देखो सिंपल सा आपको पता चल रहा होगा। देखो 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, और 10 और 2 12, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो 12 किसका होता है, जे के एल, एल का 12 होता है, ठीक है। यहाँ तक कहानी ठीक है। अब यहाँ देखो 11, अब देखो यहाँ देखो 8 के बाद क्या, 9, 8 के बाद 9, 9 के बाद क्या
10, ठीक है। 9 के बाद क्या 10, और 10 के बाद क्या 10 के बाद 11। तो यहाँ पे जो नंबर होगा उसका एक जोड़ के क्या आना चाहिए 8 होना चाहिए। तो यहाँ पे 7 होगा, तभी तो 7 और एक 8 होगा। तो 7 किसका होता है जी का होता है। एल जी दिख रहा है आपको, एल जी, एल जी यहाँ दिख रहा है। एल जी आपका ऑप्शन बी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से भी आप डायरेक्ट पता लगा सकते हो, नहीं तो आप तीसरा भी निकाल सकते हो। देखो 25 फिर 23 फिर 21 फिर 19, तो -2 हो रहा है। क्या हो रहा है -2, ठीक है। तो यहाँ -2 करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास क्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा क्यू। 19 में से 2 माइनस करोगे तो 17, 17 किसका होता है क्वीन का होता है। आगे कह रहा है कि एक लड़की ने एक लड़के का परिचय देते हुए कहा कि यह मेरे चाचा के पिता की बेटी का बेटा है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन आप सिंपल कर सकते हो। आप खुद को रखो, आप खुद सोचो कि आप लड़की हो, आपने एक लड़के का परिचय देते हुए कहा। तो एक लड़के का परिचय देते कहा कि यह मेरे चाचा के पिता। अब मेरे चाचा के पिता की बेटी, अब मेरे चाचा के पिता की बेटी कौन होगी, मेरे चाचा की बहन होगी, ठीक है। और चाचा की बहन मतलब मेरी मौसी होगी। तो मेरी मौसी का बेटा, तो जो मेरी मौसी का बेटा है वो मेरा क्या लगेगा, मेरा भाई लगेगा, कजन लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप खुद से सोच के इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आराम से हैंडल कर सकते हो बिना डायग्राम के। आगे आपके पास क्वेश्चन कह रहा है 64, 32, 16 और 8। तो बिल्कुल सिंपल है। देखो 64 में अगर 2 का डिवाइड करोगे तो 32 हाफ हो जा रहा है। 32 में 2 का डिवाइड करोगे तो 16, 16 में 2 का डिवाइड करोगे तो 8, 8 में 2 का डिवाइड करोगे तो 4 इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ 4 आ गया। या आप इस तरह से देख सकते हो कि 8 का डबल 16 होता है, 16 का डबल 32 होता है और 32 का डबल 64 होता है। तो जो यहाँ पे नंबर होगा उसका डबल 8 होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर 4 रखोगे तो इसका डबल क्या होता है 8 होता है। आगे कह रहा है कि राम एक जगह से, देखो सबसे पहले आपको चारों डायरेक्शन पता होनी चाहिए। इसको याद करने का तरीका है, न्यूज देखते होंगे आप टेलीविजन में बहुत बार, NEWS, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो ये न्यूज आज के बाद आप कभी नहीं भूलोगे। राम एक जगह से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। ये 5 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। अब इसका फेस किस डायरेक्शन में, इसका फेस उत्तर के डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में। और फिर बाएं चला तो इसका फिर बायां होगा इधर। और कितना चला ये 3 किलोमीटर चला। कितना चला 3 किलोमीटर, ठीक है। आगे कह रहा है फिर दाहिने मुड़कर 2 किलोमीटर चला। तो दाहिने मुड़कर दाहिने ऊपर होगा, फिर 2 किलोमीटर चला, ठीक है। और फिर दाहिने मुड़कर 3 किलोमीटर चला, फिर दाहिने मुड़कर 3 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर दाहिने मुड़कर 3 किलोमीटर चला और वो बिंदु बी पर पहुंच गया, ठीक है। तो ए और बी के बीच की दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो ये 2 है तो ये भी कितना होगा 2 किलोमीटर। और 5 यहाँ चला था और 2 यहाँ चला, तो टोटल कितनी चला, तो आप बोल रहे होंगे टोटल चला वो 7 किलोमीटर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। लास्ट आपसे कह रहा है कि यदि एक सांकेतिक भाषा में बॉक्सर, ठीक है, क्या है बॉक्सर, BOXER, बॉक्सर को क्या लिख रहा है, बॉक्सर को लिखता है वो AQWGO। तो देखो सबसे पहले आपको अल्फाबेट्स के नंबर्स पता होने चाहिए। तो B होता है आपका 2, O होता है 15, X कितना 24, ठीक है, E 5 और R 18, A होता है 1, क्वीन 17, WUVW 23, G 7 और O होता है आपका 15, ठीक है। अब 2 को 1 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई बताओ। तो आप कह रहे होंगे 2 को 1 बनाने के लिए -1, 15 को 17 बनाने के लिए -2, ठीक है। इसी तरह 24 को 23 बनाने के लिए -2, 24 को 23 बनाने के लिए -1, 5 को 7 बनाने के लिए -2 और क्यू है क्यू, ये आपका क्यू, ठीक है। तो -2 करोगे, सॉरी -1 करोगे तो कितना 17। तो इसी तरह से विजिट VISIT, विजिट का कोड क्या होगा,
तो देखो मैंने आपको लॉजिक बता दिया है। कमेंट बॉक्स में आपको अपने मार्क्स भी बताने, आपके कितने मार्क्स आए, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका आंसर क्या आया। मिलते हैं अगली वीडियो पर, आज के लिए इतना ही। पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका आंसर क्या आया भाई। लॉजिक